हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक ख़ास स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग तुक्का लगाने का मेथड के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, ये कम्प्लीटली साइंटिफिक मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है कि मनगढ़ंत मेथड है। ये बिल्कुल साइकोलॉजी पर बेस्ड मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप आसानी से अपने जो आपके MCQ क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उन 4 ऑप्शन को एटलीस्ट आप एक लाइफलाइन में तो ज़रूर तब्दील कर लीजिएगा। आई थिंक कि आप लोग सभी KBC ज़रूर देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें एक लाइफलाइन होता है। कौन सा लाइफलाइन होता है? 50-50। तो 50-50 में आप ज़रूर तब्दील कर दीजिएगा अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो। साथ में मैं आपको और भी कुछ टेक्निक बताऊंगा जिस टेक्निक के मदद से आप MCQ को ज़्यादा बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और मैं आपके लिए हमेशा इस तरह की रोचक वीडियोस, जानकारी से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से वीडियोस जो हैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह का अगर आपको दिल में संशय हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग MCQ का यहाँ पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि MCQ आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। इस पैटर्न का एग्ज़ाम जो है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप जितने भी कम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्ज़ाम देखिएगा, उन सभी एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब तो बोर्ड में भी क्वेश्चन जो हैं वो MCQ के आधार पर आ रहे हैं। इवन कि आप कॉलेज का एग्ज़ाम दीजिए या स्कूल का एग्ज़ाम दीजिए, उन सभी एग्ज़ाम में आपको MCQ से कहीं ना कहीं पल्ला जरूर पड़ने वाला है। तो MCQ में बेहतर बात क्या है? बेहतर बात तो ये है कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट होता है, इतना तो हमें पता होता है। यानी कि आंसर जो है वो 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक जो सही होता है। तो ये चीज़ तो हमें पता होता है, लेकिन इसमें डिमेरिट क्या है? इसमें डिमेरिट यह है कि ये जो 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन सही है, इसके अलावा जो 3 ऑप्शन बचे, ये कंफ्यूजिंग होते हैं और यही कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, सारे गड़बड़ी फैला देते हैं। तो आज हम लोग इस मेथड को समझेंगे, जिस मेथड के मदद से आप MCQ को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। कंप्लीटली साइकोलॉजिकल बेस्ड मेथड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है, देखिए पूरी विस्तृत तौर पर हम लोग समझेंगे। इस मेथड के बाद जो है आप बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा। सबसे पहला जो यहाँ पर मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ वह रूल है डोंट फॉलो द सीक्वेंस। ठीक है, डोंट फॉलो द सीक्वेंस। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपको एग्जाम में 1 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि 1 नंबर पहले बनाइए, फिर 2 नंबर बनाइए, फिर 3 नंबर बनाइए। इस तरह से बनाते 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 आप 100 नंबर तक पहुंचने की सोचिएगा तो नहीं पहुंच पाइएगा। आप इस सीक्वेंस को बिल्कुल ही फॉलो नहीं कीजिए। तो आप क्या कीजिए, तो क्या आप 100 नंबर से स्टार्ट कीजिए कि 100 नंबर बनाइए, 99 नंबर बनाइए, फिर 98 नंबर बनाइए। नहीं, इस सीक्वेंस को भी आपको फॉलो नहीं करना। ये दोनों सीक्वेंस ही तो हो गया। आपको सीक्वेंस में फॉलो ही नहीं करना है, सीक्वेंस में आपको काम ही नहीं करना है। तो आपको करना क्या है ना? अब ये एक प्रश्न उठता है कि भाई आप कीजिएगा क्या? तो देखिए, आपको क्या करना है उस चीज़ को ज़रा सा हम समझते हैं और विस्तृत तौर पर कि आप कीजिए क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि आपको सीक्वेंस जो है वो फॉलो ही नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए कि आपके मान लीजिए एग्जाम में 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया। ठीक है, अब इस 2 घंटे के टाइम को आप क्या कीजिए, 3 भाग में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आप तो जानते ही हैं टाइम का कितना ज़्यादा महत्व है।
देखिए क्या होता है ना, साइकोलॉजी के तौर पर देखा जाए तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन और लास्ट के क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा टफ या कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव हिसाब के दिए हुए होते हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क यह पड़ता है कि जब आप सीक्वेंस वाइज, मान लीजिए कि पहला से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन जो है वह बहुत ही कैलकुलेटिव हिसाब किताब का है, तो अब आप अपना अधिकतर टाइम जो है यहीं पर आप खर्च कर दीजिएगा, और जो इधर 20 से लेकर जो 80 तक जो क्वेश्चन हैं जो इजी दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा, तो आप इसी में फंस जाइएगा। और स्टार्टिंग में आप फंस गए, टाइम आपका वेस्ट हो गया और कुछ बना नहीं, तो आप डिमोटिवेट भी हो जाइएगा, है कि नहीं? डिमोटिवेट हो जाइएगा तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो बनाने का तरीका था, आपका जो अंदर का अटेम्प्ट करने का जो क्वालिटी था वह भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो इसीलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सीक्वेंस को फॉलो ही नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको अपने टाइम को घड़ी पहन कर जाना है, ठीक है, और आपको अपने दिए हुए टाइम को पहले तो अपना नाम अता पता भर लेना है, ठीक है, उसके बाद आप अपने टाइम को 2 घंटे में डिवाइड कर लेना है। 2 घंटे में अब आपको क्या करना है, पहला 30 मिनट आपको रखना है, ठीक है, ए सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट रखना है, फिर उसके बाद 1 घंटे रखने हैं आपको, ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइड करने हैं, और फिर उसके बाद 30 मिनट रखना है। अब इसमें काम कैसे करना है, ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए काम कैसे करना है कि इस 30 मिनट में, ठीक है, जो पहला जो आपने 30 मिनट चुना, इस 30 मिनट में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को आपको 1 रीड में पढ़ना है, ठीक है, एक बार में पढ़ना है। अब मान लीजिए 1 से लेकर 100 नंबर तक का क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको क्या लगा कि क्वेश्चन मैं बना सकता हूं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आगे बढ़ जाना है। 2 नंबर पर पहुंचे, ये क्वेश्चन मुझको आता नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। 3 नंबर पर पहुंचे, ठीक है, क्या दिखा, अरे यार इसका तो आंसर मालूम है हमको, खटाक से उसको क्या कर दिए, रंग दिए, ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो या फिर OMR शीट दे रहे हो, उसी वक्त आप उसको भर दिए, ठीक है, तो 3 नंबर हो गया आपको। इसी प्रकार से जो एक बार पढ़ने पर जो क्वेश्चन बन जाता है उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले टारगेट करना है और इस 30 मिनट में इसको सॉल्व कर जाना है, और पूरे एकदम स्पीड में पढ़ना है। एक बार में जो बन गया उसको बना देना है और बाकी को छोड़ देना है। 30 मिनट में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो आसान सा है, जिसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आपको आ रहा है, तो उसमें कहाँ टाइम लगने वाला, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला। क्वेश्चन पढ़ा आपने, रंगा, आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इस सेक्शन की बात करते हैं। अब यह 1 घंटा हम लोग उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को देंगे जो क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन हमें बनाने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा। तो वैसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहां 1 घंटे का टाइम देंगे और इसको हम इत्मीनान से बना लेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे 2 सेट के क्वेश्चन बन गए। एक जो सबसे आसान था वो बन गया, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर स्टार्टिंग से आप फंस जाइएगा तो बीच में जो हल्के क्वेश्चन हैं वह आप नहीं बना पाइएगा, अंतिम में जो हल्के क्वेश्चन है वह आप नहीं बना पाइएगा। तो पहले हल्का क्वेश्चन को निकाल लेना है, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस को पहले निकाल लेना है, उसके बाद आप मेहनत करने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए। अब बच गया ये वाला पार्ट जो कि आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल टफ लग रहा है। तो इस वाले पार्ट में अब आपको जो भी क्वेश्चन बच गए हैं, जो ना ही हल्के थे ना ही आप बना सकते थे, वैसे क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है, यहां पर तुक्का मेथड का इस्तेमाल करना है। तुक्का मेथड का इस्तेमाल करने से पहले आपको यह बात समझ जाना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या निगेटिव मार्किंग है। अगर निगेटिव मार्किंग है तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, जिसको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल एकदम उड़ती हुई चिड़िया चली आई, तो वैसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही टच नहीं करना है। लेकिन जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं मैंने पढ़ा था इसको, इसका आंसर मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो उसी तरह के क्वेश्चन को यहाँ तुक्का मेथड में इस्तेमाल करना है।
ओके, तो चलिए अब हम लोग तुक्का मेथड के बारे में देखते हैं कि हमारा तुक्का मेथड किस प्रकार से काम करेगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उड़ती चिड़िया तो लेना ही नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल कहीं से चला आया वैसे क्वेश्चन को नहीं बनाना है। देखिए, मैं कंपटीशन की बात करूं, किसी भी हायर कंपटीशन की बात कीजिए, आप किसी भी जनरल कंपटीशन की बात कीजिए, तो सक्सेसफुल वही होता है, एक सक्सेस स्टूडेंट में और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में एक ही चीज का अंतर होता है। क्या होता है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट जो होता है वह सभी चीज पढ़कर नहीं जाता है और वह सब क्वेश्चन बनाने के पीछे नहीं फंसता है, लेकिन अनसक्सेसफुल स्टूडेंट जो होता है वह सभी टॉपिक पढ़कर जाता है और सभी क्वेश्चन बनाने के पीछे वह फंस जाता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, हार्डवर्क के पीछे आपको नहीं भागना है, स्मार्ट वर्क के पीछे आपको भागना है। क्योंकि जितने भी कंपटीशन आप उठा लीजिए, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए 60% या फिर 65% या फिर 75%, इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने का मार्क्स नहीं देखा गया है। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब यह बनता है कि 40% तो आपको पढ़ना ही नहीं है, 25% तो आपको पढ़ना ही नहीं है। आप क्यों उसके पीछे परेशान हैं? आपको सॉल्व ही नहीं करना है, आपको इसी लिमिट में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो बहुत लोग जो होते हैं वो पूरे सिलेबस के पीछे फंस जाते हैं। नहीं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़िए, जो आपको नहीं अच्छा लगता आप उसको एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए उसको। एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछेगा, उसको एकदम छोड़ देना है, वह टाइम आपका बचा देगा। ओके, तो इस बात को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है तो फिर उसके अनुसार हम लोग फिर और प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर निगेटिव मार्किंग है, अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इन दिए हुए ऑप्शंस के बीच में, तो आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना है और आप पक्का एकदम बिल्कुल 100% नंबर लेकर जाएंगे। या फिर अगर निगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो भी आपको इस तुक्का मेथड का इस्तेमाल करना है। तो तुक्का मेथड में जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है वह प्रोसेस है इलिमिनेशन का। ठीक है, ठीक है, इलिमिनेट, ठीक है, या फिर हम कहें डिस्क्रिमिनेट। तो इस प्रोसेस में क्या करना है? देखिए, इस प्रोसेस में यह करना है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कंफ्यूजन हो गया, अब क्वेश्चन के पीछे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है, अब क्वेश्चन के पीछे आपको जाना ही नहीं, अब आपको ऑप्शन के पीछे जाना है। तो ऑप्शन में अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि वैसा डाटा जो है वह बिल्कुल अलग थलग दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा डेटा जो बिल्कुल अलग थलग है इनसे, ठीक है, बिल्कुल अलग थलग है डेटा। तो कौन सा डेटा हमको इसमें दिख रहा है? हमको इसमें दिख रहा है कि ये सभी तो सीक्वेंस में है, लेकिन ये डेटा क्या है? बिल्कुल अलग है। तो जो डेटा बिल्कुल अलग है उस डेटा को हमको क्या कर देना है? बाहर का रास्ता दिखा देना है। ऐसा साइकोलॉजी बोलता है कि किसी भी क्वेश्चंस का अगर आंसर तैयार किया जाए तो 3 ही उसके सिमिलर आंसर्स तैयार किए जा सकते हैं। ओके, चौथा जो ऑप्शन होगा वह सिमिलर हो ही नहीं पाएगा। तो ये बात तो आपको ध्यान में रहेगा कि एक डेटा को आपको क्या करना है? जो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बिल्कुल पैटर्न के बाहर है, उसको क्या कर देना है? उड़ा देना है। अब बच गया 3 डेटा, ठीक है, अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन बचे। अब इस ऑप्शन में आपको क्या करना है? देखिए, साइकोलॉजी के अनुसार जो टीचर होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, या फिर जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका साइकोलॉजी के अनुसार यहाँ पर चीजें जो है वह आती हैं। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ होता है, ये ऑप्शन जो होता है ये मोस्ट सिमिलर, बिल्कुल नजदीक होता है करेक्ट आंसर के, ठीक है, ये करेक्ट आंसर के बिल्कुल नजदीक होता है लेकिन सही नहीं होता है। ये आंसर बेसिकली ऐसा आंसर दिया जाता है कि जो आप गलती कीजिए और गलती करने पर जो सबसे पहले आंसर आए वही वाला आंसर ए नंबर आंसर दिया जाता है।
कि आप गलत बनाइएगा, आपको आंसर आएगा गलत और आपको सबसे पहले ए में ही वह दिख जाएगा, तो दिख जाएगा तो आप खटाक से उसको टिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो आपको ये जो ए आंसर जो दिया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा लुभाने वाला आंसर दिया जाएगा, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे नज़दीक का यह आंसर दिया जाएगा, लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से ए नंबर वाला भी ऑप्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब बचता है दो ऑप्शन, बी और सी। तो हो गया ना 50-50। तो बी और सी में अब आप चाहें तो आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है उसको आप टिक कर सकते हैं, और अगर बी और सी में भी कंफ्यूजन हो गया तो लास्ट में बी नंबर को आपको सही करके निकल जाना है। ये मेथड है, ये साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने यहां पर चीजें आपको बता रहा हूं। ओके, तो ये चीजें तो अब क्लियर हो गई। एक चीज और यहां पर आपको नोट कर लेना है, एक चीज चलते चलते एक चीज यहां पर और नोट कर लेना है कि मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में कभी कभी जो आंसर दिया रहता है डी नंबर पर, ठीक है, उसमें दिया रहता है अबव ऑल, ठीक है, या फिर दिया रहता है नन ऑफ अबव, ठीक है। ये जनरली जो है वह डी नंबर पर दिया हुआ रहता है, ठीक है। डी नंबर तो मैंने बोला कि एलिमिनेट करना है देखकर कि सबसे अलग डेटा है कि नहीं है, वो कोई भी बीच में अगर सबसे अलग डेटा है तो उसको हटा देना है, लेकिन अधिकतर चांस होता है कि डी नंबर वाला जो होता है वो बिल्कुल ही अलग डेटा होता है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज बढ़ रहा है ना। तो सीक्वेंस वाइज बढ़ते बढ़ते ये डेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैरी हो जाएगा, बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन जो जनरली होता है वो डी नंबर लास्ट में ही ऑप्शन होता है, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, अधिकतर चांस है इन ऑप्शंस के करेक्ट होने का। ओके, अधिकतर चांस बनता है कि अबव ऑल और नन ऑफ ऑल में अगर दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में आंसर, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वह बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो ये कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी और साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि आप अपने एमसीक्यू को किस प्रकार से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड मैंने बताया कि डोंट फॉलो द सीक्वेंस, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है, पहले ये वन रीडिंग में जो सबसे आसान क्वेश्चंस हैं उसको बनाकर निकल जाना है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट लोगों का क्या होता है कि वह क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं लेकिन आंसर पर नहीं टिक करते हैं, आंसर शीट पर टिक नहीं करते। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप बिना चाहे अनवांटेड आप लोड ले लीजिएगा, एक अंतिम में आपको एक भार पड़ जाएगा, पता चलेगा कि आप सही वाला जवाब भी आप अपने इसमें नहीं कर पाए, ठीक है, OMR में आप नहीं भर पाए। तो वैसा नहीं करना है, जो आता है जो बन गया उसको उसी वक्त गोल कर देना है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डोंट फॉलो द सीक्वेंस, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। क्या करना है, जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है, जो बन सकते हैं उसको सेकंड स्टेप में फॉलो करना है, बनाना है। जो टफ है, जो नहीं बन सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है, उसके लिए अंतिम में आपको टाइम देना है और वहां पर आपको तुक्का मेथड लगाना है। तुक्का मेथड में सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन करना है। जो सबसे अनसर्टेन डेटा है, जो बिल्कुल पैटर्न से बाहर है, उस डेटा को बाहर कर देना है। उसके बाद ए नंबर वाले से थोड़ा सतर्क रहना है कि नहीं। उसके बाद आपको बी और सी में से चूज कर लेना है, और अगर नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो उसको भी आपको ध्यान दे देना है। तो आई थिंक ये इस तरह का मेथड आप अगर फॉलो करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा अपने एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह का मेथड फॉलो करेंगे तो आप अपने आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आसानी से पास कर जाएंगे। ठीक है, आप सुनते होंगे कि एमसीक्यू एग्जाम में कोई लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ा और अच्छा नंबर ले आया, कोई बहुत पढ़ा लेकिन अच्छा नंबर नहीं ले आया। क्यों? तुक्का मेथड के कारण। वह इस साइकोलॉजी को समझ रहा है, और बहुत पढ़ा हुआ लड़का इस साइकोलॉजी को नहीं समझ रहा है, जिसके कारण वो गलत करके आया। क्योंकि वो तो फंसाएगा ना, ऑप्शन देने वाले आपको फंसाएंगे, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आपको जरूर फंसा के वो देगा। ओके,
तो ख्याल रखेंगे अपना, पढ़ते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए आपको इन बिटवीन द लाइन जाकर पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते रहेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। किसी भी तरह का मन में संशय हो तो कमेंट कर देंगे। कोई और इस टाइप का वीडियो आपको चाहिए अपने पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट कर देंगे। साथ में मेरा ऐप का लिंक और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।